Morning friends, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 9th का चैप्टर है आपका जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका फर्स्ट पार्ट इवलिन ग्लैनी के बारे में अपन ने कर चुके हैं। इसके 2 पार्ट में वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। इसके बाद अभी अपन आज इसी पार्ट 2 का पहला वीडियो बनाएंगे। इस चैप्टर का वीडियो नंबर 3 जो है ये है तो वो 2 वीडियो अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो वो दोनों देख लीजिएगा। और इसके बाद अपन आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो कि शहनाई वादक थे, शहनाई बजाने का कार्य करते थे। तो पढ़ने से शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक को खोल के रखें ताकि आप जो है उसमें देख सकें और पेंसिल से जो भी न्यू वर्ड्स हैं वो लिख सकें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हो? ये जो तस्वीरें दे रखी है, इन तस्वीर वाले लोगों को जानते हो? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? देखो अलग अलग वाद्य यंत्र है और अलग अलग लोगों के नाम है। क्या इनको जानते हो आप? पता कीजिए और फोटो देख के पहचानने का प्रयास करें। इसके बाद देखो आगे, think of the Sahnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a seminar, occasion or function। अब ये कह रहा भाई अगर शहनाई की बात हो तो शहनाई की बात सुनते ही, शहनाई शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में, हमारी कल्पना में पहला शब्द क्या आता है? कोई शादी या ऐसा कोई प्रोग्राम होगा। गूंज उठी शहनाई। अब शहनाई कहाँ बजती है? शादी में ही तो बजती है। तो शहनाई शब्द सुनते ही अपने शादी के समारोह को याद करते हैं। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और इसके बाद अगर किसी की याद आती है तो वो आती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, जो कि शहनाई के बहुत बड़े सितार वादक थे, शहनाई के बड़े मास्टर थे, यानी शहनाई के बहुत बड़े जादूगर जिनको कहा जा सकता है, शहनाई के जादूगर थे। अब देखो शुरू करते हैं चैप्टर को। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। अब देखो एम्परर औरंगजेब, यानी कि जब औरंगजेब था 1707 तक ये शासक रहा था, तो इससे पहले की बात है। तो जब औरंगजेब राजा बना उसने क्या किया? बैंड यानी प्रतिबंध लगा दिया द प्लेइंग बजाने पर ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र जिसका नाम था पुंगी। अब पुंगी नाम के कहाँ पर? इन द रॉयल रेजिडेंस यानी शाही महल के अंदर। फॉर इट हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। अब क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड है वो बहुत तीखा और इनप्लीजेंट यानी अच्छा नहीं लगने वाला था। इसलिए औरंगजेब ने अपने राजमहल में पुंगी वाद्य यंत्र पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर। अब पुंगी किसका नाम है? पुंगी नाम है एक जेनरिक का मतलब क्या है कि जिसको एक क्लास का नाम दे रही है, रीडेड नॉइज मेकर यानी एक वाद्य यंत्र का नाम है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई आज तो इस पे बैन लगा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये वापस उठ जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। ए बार्बर यानी एक नाई था, ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जिसका परिवार प्रोफेशनल म्यूजिशियन था यानी संगीतकार घराने का नाई था। हु हैड एक्सेस जिसकी पहुंच थी, टू द रॉयल पैलेस शाही महल तक, शाही महल तक उसकी पहुंच थी नाई की। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, और उसने ये तय किया कि वो इम्प्रूव करेगा, सुधारेगा द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, पुंगी की जो ट्यूनिंग है, जो धुन है, उस धुन को सुधारेगा।
ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम, और अब उसने इसके लिए एक पाइप, एक नली का चुनाव किया जिसके अंदर नेचुरल होलो स्टेम यानी तना जो है वो स्वाभाविक रूप से खोखला हो, बांस जो होता है बांस का खोखला ही होता है, तो वो दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और जो कि क्या हो, पुंगी से लंबा और पुंगी से थोड़ा चौड़ा हो, एंड मेक 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने क्या किया, उस पाइप के ऊपर, पाइप की जो बॉडी थी वहां पर 7 होल कर दिए, 7 छेद बना दिए। When he played on it, और जब उन्होंने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग यानी बंद करते हुए और खोलते हुए, सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स को, इन छेदों के ऊपर जो है इस तरीके से कुछ को बंद किया, कुछ को छोड़ा, और जब इस तरीके से बजाना शुरू किया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, सॉफ्ट यानी मधुर यानी धीमी, एंड मेलोडियस यानी कर्णप्रिय कानों को अच्छे लगने वाली साउंड वर प्रोड्यूस, तो उसमें से जो धुन निकली वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कानों को अच्छी लगने वाली कर्णप्रिय ध्वनि निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और अब उसने ये इंस्ट्रूमेंट, ये वाद्य यंत्र रॉयल्टी यानी राजा के सामने बजाया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी इससे प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है पुंगी से थोड़ा अलग था, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, इसीलिए इसको नया नाम देने की जरूरत थी, पुंगी तो था नहीं, पुंगी से नया था इसलिए इसको नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, और जैसा कि कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर, की क्योंकि इसको पहली बार जो है सा यानी राजा के चैम्बर में, राजा के महल में बजाया गया, एंड वॉज प्लेड बाय नाई यानी बार्बर, और किसके द्वारा बजाई गई, एक नाई के द्वारा बजाई गई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज कॉल्ड सहनाई, और इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का, इस वाद्य यंत्र का नाम क्या पड़ गया, सहनाई। पहली बार किसने कहाँ पे बजाई, शाही महल में बजाई, किसने बजाई, नाई ने बनाई, तो सह और नाई दोनों मिलके शब्द बन गया सहनाई। तो ये देखो, ये तो आपकी पुंगी ऐसी होती है जो ये सांपों को पकड़ने के लिए सपेरे लोग जो होते हैं वो इसको बताते हैं, बीन या पुंगी ये कहलाएगी, और ये सहनाई है, ये इस प्रकार से ये अलग है। तो इस प्रकार से जब पुंगी पे बैन लगा तो सहनाई नए वाद्य यंत्र का आविष्कार हुआ। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर औरंगजेब बैन नहीं लगाता तो शायद सहनाई का आविष्कार नहीं होता। तो अगर अपने जीवन में भी कुछ विपदा आई है, इसका मतलब कुछ अच्छा करने का समय आ गया है या कुछ नया करने की जरूरत है। The sound of सहनाई began to be considered auspicious। अभी कह रहा था साउंड ऑफ सहनाई यानी सहनाई की जो आवाज है, began to be considered मानी जाती है, auspicious, auspicious का मतलब शुभ। सहनाई की धुन जो है, सहनाई की आवाज शुभ मानी जाती है। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और ये इसी कारण से इसको अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब है अभिन्न, जिसको अलग नहीं किया जा सके। कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब यंत्र, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारतीय शादी का ये एक अभिन्न हिस्सा है। जहाँ कहीं भी शादी होगी वहाँ सहनाई बजेगी। इन द पास्ट द सहनाई वॉज part of Nobat or the traditional assemble of 9 instruments found at royal court। वगैरह सहनाई इन द पास्ट यानी पहले प्राचीन समय में, द सहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत। सहनाई क्या था, नौबत का ही एक पार्ट था। अब नौबत क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि द ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्या था, एक ट्रेडिशनल असेंबल यानी परंपरागत रूप से 9 तरह के वाद्य यंत्रों को एक जगह रखना, और 9 तरह अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र मिलके क्या कहलाता, नौबत। तो ये भी जो है नौबत का एक भाग था, जो कि रॉयल कोर्ट शाही दरबार में रहती थी।
टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी भी इसका प्रयोग कहाँ होता है, या तो मंदिरों में होता है या शादियों में इसका प्रयोग होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और द क्रेडिट यानी इसका श्रेय जो है, फॉर ब्रिंगिंग लाने का, दिस इंस्ट्रूमेंट इस वाद्य यंत्र को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय जाता है किसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. लेकिन जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा क्या होता है पता है ना, एक डंडा होता है, एक आगे छोटी सी डंडे की गिल्ली होती है, उसको फेंकते हैं, फिर वो वापस फेंकते हैं। हम खेला होगा सबने, तो गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर ए पॉन्ड, तालाब के पास में, इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव। दुमराव जो कि पहले प्राचीन स्टेट था जिसका, जो कि बिहार में था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत, और वो हमेशा जाते थे नियमित रूप से, पास में जो बिहारी जी का मंदिर था वहां पर भोजपुरी चैत गाने के लिए जाते थे। एंड एट द एंड of which he would earn a big लड्डू weighing 1.25 kg, और अंत में हमेशा उनको जो है क्या मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू जिसका वजन होता था 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो कि इनाम होता था वहां के स्थानीय महाराजा द्वारा दिया जाने वाला। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये सब 80 साल पहले हुआ करता था। And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और यही छोटा बालक जो है जिसने की बहुत बड़ी यात्रा को तय करके भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है भारत रत्न, ये भारत रत्न अवार्ड इनको प्रदान किया गया, दिया गया। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था 31 मार्च 1916 को, और बिस्मिल्लाह का परिवार जो है वो फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों का परिवार था बिहार में, संगीत घराने में इनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, और इनके दादाजी जिनका नाम था रसूल बख्श खान, ये सेनाई नवाज थे, सेनाई के सबसे टॉप के कलाकार थे भोजपुरी राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर, और इनके पिताजी पैगंबर बख्श और दूसरे जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे यानी पैतृक पूर्वज जो रहे हैं वो सारे सेनाई के अच्छे प्लेयर, अच्छे बढ़िया वादक रहे हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, वगैरह इस छोटे बालक ने, नौजवान ने म्यूजिक अपने जीवन के शुरुआती दिनों में इन्होंने प्राप्त किया। At the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी, और जब ये 3 साल के थे तब इनकी माँ इनको अपने मैटरनल अंकल यानी मामा जी के घर लेके गई। ननियाल गया ये, कहाँ पर, बनारस में, जिसको अभी वाराणसी के नाम से पुकारा जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई, और वहाँ जो है बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड यानी प्रभावित हुए ये देख कर कि उनके मामा जी क्या बजा रहे थे, सहनाई। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the Sahnai, और इसके जल्द ही बाद बिस्मिल्लाह खान ने भी जो है अपने मामा जी के साथ देना शुरू कर दिया जिनका नाम था अली बख्श, जो कि विष्णु टेम्पल था, विष्णु भगवान का मंदिर था बनारस में, वहाँ सहनाई बजाने का काम करते थे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू एंड, और यहाँ पर अली बख्श जो है वो सहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान
बैठा रहता था। कैप्टिवेटेड का मतलब मोहित होकर, घंटों तक, जब तक शहनाई बजती रहती एकदम मोहित होकर वहां बैठे रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इसको सीखना शुरू कर दिया, इस वाद्य यंत्र को सीखना शुरू किया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और इसका रियाज करने के लिए वो पूरा पूरा दिन बैठ के इसकी प्रैक्टिस करते थे, इसका रियाज करते थे। कहते हैं ना, कोई भी काम करना हो तो उसका अभ्यास जरूरी है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो उसी प्रकार से ये भी उस वाद्य यंत्र को सीखने के लिए उसका रियाज करते थे, तो पूरे पूरे दिन जो है उसका रियाज चलता था। 4 days to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young aspirant's favorite haunts where he could practice in solitude. देखो 4 years यानी कई सालों तक, to come to the temple of Balaji, बालाजी मंदिर, मंगला मैया का मंदिर, और द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी का किनारा, बिकम यानी बने रहे, द यंग एस्पिरेंट्स इस छोटे नौजवान जो नौसिखिए के फेवरेट हॉर्न्स प्रसिद्ध जगह, वेयर जहाँ की ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ की वो अपना रियाज करता था, इन सॉलिट्यूड अकेले में। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas. वगैरह द फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी ऑफ गंगा, गंगा नदी का, इंस्पायर्ड हिम उसको प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज सुधार करने का, एंड इन्वर्ट रागास और अलग अलग राग निकालने का, दैट वर अर्लियर जो कि पहले, कंसिडर्ड माना जाता था, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई जिसको रेंज शहनाई की रेंज से परे माना जाता था। उन्होंने ऐसी ऐसी रागों का आविष्कार किया, ऐसी ऐसी रागें, ऐसी ऐसी धुन निकाली जो कि ये समझा जाता था कि ये शहनाई के वश की बात नहीं है। इस प्रकार से वो रियाज में अपना पूरा पूरा दिन व्यतीत कर देते थे। एट द एज ऑफ 14, और जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद का जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था वहाँ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, और जब इन्होंने अपनी रिसाइट पूरी की, अपनी जो धुन बजाई, तो उसके बाद वहाँ बैठे उस्ताद फैयाज खान जो थे उन्होंने इसकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, भी मेहनत करो तुम ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और जब लखनऊ में 1938 के अंदर ऑल इंडिया रेडियो खुला तो बिस्मिल्लाह खान के लिए यहाँ से उनके जीवन में उनको बहुत बड़ा ब्रेक मिला, बहुत बड़ा चांस मिला। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रोड रेडियो, और अक्सर उनकी शहनाई को रेडियो पर सुना जा सकता था। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और एक जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई वादन के साथ भारत को, स्वतंत्र भारत का अभिवादन किया, स्वतंत्र भारत का अभिनंदन किया शहनाई के साथ। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which include पंडित जवाहरलाल नेहरू। He poured his heart यानी उन्होंने अपना हृदय उड़ेल दिया, यानी बहुत शानदार प्रस्तुति दी, हार्ट आउट इनटू राग काफी, और वहाँ राग काफी के नाम से जो राग काफी है, उस राग काफी में उन्होंने अपना कंसर्ट दिया, फ्रॉम द रेड फोर्ट लाल किले से, टू एन ऑडियंस उन दर्शकों में, विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और इसी शहनाई
के बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसका शीर्षक था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम का जो भाषण उन्होंने दिया 15 अगस्त 1947 को लाल किले से, वो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वादन के बाद ही दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब एक बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने बहुत सारी यादगार मेमोरेबल परफॉर्मेंस दे चुके हैं, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, और इनका पहला ट्रिप जो था विदेश का वो अफगानिस्तान का था। वेयर किंग जाहिर शाह was so taken by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other souvenirs। और यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था जाहिर शाह, अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह, वो इनसे बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बेशकीमती पर्शियन कारपेट, पर्शियन शॉल इनको भेंट की, और इसके साथ सोवेनियर यानी स्मृति चिन्ह भेंट किए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music। लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से प्रभावित हुए, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। अब फिल्म डायरेक्टर, फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट जो थे वो भी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि एक फेस्टिवल में कि उन्होंने तो अपनी एक फिल्म का नाम ही इसके ऊपर रख दिया जिसका शीर्षक रखा गूंज उठी शहनाई। फिल्म वॉज ए हिट, और ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान की जो एक कंपोजिशन, एक रचना जो है, जो कि क्या है, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट ब्रस्टर। और जो ये गाना था दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये उसकी शहनाई की धुन पे जो बना था, ये पूरे राष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, रिकॉर्ड बनाया इस गाने ने अपना। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस ही इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। अभी कह रहा भाई इस डिस्पाइट यानी बावजूद, दिस ह्यूज सक्सेस, इस महान सफलता के, इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड के संसार में, सेल्यूलॉइड दुनिया में, यानी कि इस फैशन की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में, सेल्यूलॉइड किसको कहा जाता है, फिल्मी दुनिया को। सेल्यूलॉइड के सितारे पहले उस पे आता था, आकाशवाणी पे कार्यक्रम भी। तो इस फिल्मी दुनिया में बहुत ज़्यादा सफलता पाने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान का जो संगीत है वो सिर्फ 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा, जिसमें कौन सी थी, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक तो विजय भट्ट की थी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ फिल्म थी जिसका शीर्षक था सनादी अपन्ना। सनादी अपन्ना नाम की जो एक कन्नड़ पिक्चर थी उसमें उन्होंने अपना संगीत दिया। आई जस्ट कांट come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says and emphasize। और वो क्यों नहीं गए, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, emphasize यानी इस बात को जोर देकर कहते हैं, I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world। भाई मैं यहाँ artificiality का मतलब क्या है, दिखावा, कृत्रिमता, और क्योंकि प्राकृतिकता नहीं है या नेचुरल नहीं है, यहाँ तो क्या है, हर चीज़ को बनावटी रूप से दिखाया जाता है, और जो ग्लैमर है, यहाँ की जो चमक धमक है, इस चीज़ से मैं वास्ता नहीं रख सकता, मैं इसमें नहीं आ सकता। और इस प्रकार से जो है सेल्यूलॉइड में हिट होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों तक ही अपने संगीत को सीमित रखा। तो आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।